तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज खाद एवं उर्वरक, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। थर्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ढंग से। प्लेलिस्ट में ज़रूर आप सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहने वाली है यूपी नेट के लिए। तो खाद और उर्वरक जो है उसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। उसके पोषक तत्व के बारे में, उपयोगिता और पोषक तत्वों की कमी, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खाद के प्रकार, फिर जैविक और उर्वरक की तुलना करेंगे, गोबर कंपोस्ट, मलमूत्र की एवं हरी खाद बनाना, ये खली की और गोबर गैस संयंत्र के लाभ। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स है इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं खाद है क्या। तो खाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द खाद्य से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिससे भोजन प्राप्त हो सके। तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी की जरूरत तो होती ही है। तो भोजन के रूप में किसान क्या करता है, मतलब जमीन को क्या चीज़ खिलाई जाती है, तो भोजन के रूप में किसान क्या करता है, सड़ा गला जो पदार्थ है उसको मृदा में मिलाया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां, पशुओं का गोबर, घर का कूड़ा, ये सभी सड़ाकर खाद बना दी जाती है। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल तरीका होता है। तो वास्तव में गोबर एवं घर का कचरा ये सब सड़ने के बाद खाद बन जाता है, तो इसको खाद हम कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अतः जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेषों के विघटित अंश को ही हम खाद कहते हैं, और एकदम नेचुरल तरीका होता है। दूसरी बात आती है अब उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक जो होता है ये प्राय कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मतलब ये आर्टिफिशियल होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मैनमेड है और संश्लेषित रासायनिक यौगिक अथवा मिश्रण होता है, जिसे कारखानों में बनाया जाता है। जबकि खाद जो है वो कारखानों में नहीं बनती है, नेचुरल है। उर्वरक जो है उसको कारखानों में बनाया जाता है। इसमें उपस्थित तत्वों की जो मात्रा है वो निश्चित होती है, जिनका उपयोग क्या किया जाता है, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। तो उर्वरक जो है उसको रासायनिक खाद भी हम कहते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। फिर है पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वे सभी रासायनिक तत्व जिनसे पौधों में वृद्धि विकास हो जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्वों की अगर कमी होगी तो उसका विकास हो ही नहीं पाएगा पौधों का, फसल का। तो पौधों को पोषण के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं पोषण तत्वों में क्या वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों में कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, अथवा इनकी अगर कमी हो जाए तो वृद्धि पर प्रतिकूल यानी गलत असर पड़ता है। फिर है पौधों के गुण, पौधों के मुख्य गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, तीन आधार पर इसको डिवाइड कर देंगे हम पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। पोषक जो तत्व हैं उनको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। तो पहला है मुख्य पोषक तत्व, यानी जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। ये तत्व ऐसे हैं जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तत्वों से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधों को जो है पौधे जल और वायु से प्राप्त करते हैं, और शेष जो पोषक तत्व है वो जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं। दूसरा है, ये तो हो गया मेजर यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पौधों के लिए, ये है गौण यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ये तत्व ऐसे होते हैं जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब इससे थोड़ा सा कम आवश्यकता होती है इनको, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है। मेजर वाले में क्या था, मुख्य में बहुत ज़्यादा, फिर गौण वाले में और कम, और ये है बिल्कुल ही कम, यानी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ये क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म यानी छोटे यानी कम पोषक तत्व। यदि मिट्टी में इनकी सूक्ष्म मात्रा भी उपलब्ध न हो तो पौधों पर इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं। अतः पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा मृदा में उपस्थित होना भी आवश्यक होता है, और इसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान ये सब आते हैं। तो क्वेश्चन में स्ट्रेट पूछा जा सकता है कि इन तीनों कैटेगरीज में से पूछा जा सकता है कि ये वाले जो पोषक तत्व हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है पता करना। फिर है मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में स्थान, यानी पौधों में उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है। तो देख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधों में लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं।
पौधों के शुष्क भाग का लगभग 44% कार्बन, 40% ऑक्सीजन, 8% हाइड्रोजन होता है और तीनों तत्व संयुक्त रूप से लगभग 92 से 95% होते हैं। ठीक है, एक साथ अगर देखा जाए तो पादप संरचना निर्माण में ये तीनों जो तत्व हैं पौधों की अपचायी यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, फिर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से पौधे क्या करते हैं, शर्करा स्टार्च आदि का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ही पौधों में शर्करा स्टार्च आदि का निर्माण होता है और हरे पौधे में यही क्रियाएं जीवन का आधार मानी जाती हैं। इससे ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं एक तरीके से। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का महत्व है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में किन किन का महत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। फिर देखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, तो पौधे में नाइट्रोजन का कार्य होता है पौधे को पोषण में इसके महत्व के अनुसार इसे पोषक तत्वों का राजा भी कहा जाता है, यानी किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है पौधे में काफ़ी ज़्यादा है, पोषक तत्वों का राजा इसको कहा जाता है। प्राय सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी कमी पाई जाती है। ये एक संरचनात्मक तत्व है। ठीक है, क्या इसके काम क्या होते हैं ये देख लेते हैं पौधे में। तो नाइट्रोजन इसमें पौधे में गहरा हरा जो रंग है जिसको नाइट्रोजन पौधों में गहरा हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है, जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। फिर है पौधों की तीव्र वृद्धि में ही सहायक होता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कि क्लोरोफिल, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एल्केलाइट्स होता है। एल्केलाइट्स आदि के निर्माण में ये भाग देता है। ठीक है, लेता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को कृषि का मास्टर कुंजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि कृषि का मास्टर कुंजी क्या है, ये है फॉस्फोरस। तो पादप पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस द्वितीय स्थान पर है, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को आपका ध्यान रखना है। पौधों में इसके निम्नलिखित कार्य हैं। फॉस्फोरस के क्या काम है पौधे में देख लेते हैं। तने को शक्ति प्रदान करता है और फसल को गिरने से बचाता है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रियाओं में ऊर्जा स्थानांतरण का काम करता है, यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। फिर है फल फूल एवं बीजों की उपज में वृद्धि करता है और बीमारियां जो हो जाती है पौधों में और कीड़ों से जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें प्रतिरोध का काम करता है, यानी प्रतिरोध करता है, उनको कीड़े लगने से बचाता है। फिर है पोटेशियम। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एल्केलाइड्स योगदान करता है। दूसरा है एंजाइम तंत्र को एल्केलाइड्स करता है। फिर है पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है। फिर इसके कमी के लक्षण, अगर पौधे में इस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए अगर पौधों को निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन तत्वों की कमी को पहचानने योग्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नाइट्रोजन की अगर कमी है किसी पौधे में तो क्या होगा, सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं लक्षण। ठीक है, फिर पूरी पत्ती की नसों सहित पीली पड़ जाती है। फिर पत्ती पर किसी भी रंग के धब्बे नहीं पड़ते, पत्तियां भंगुर हो जाती हैं और मोड़ने पर चटक कर टूट जाती हैं। फिर है पौधा बौना बना रह जाता है, यानी छोटा ही रह जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। फॉस्फोरस की अगर कमी है पौधे में तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पुरानी पत्तियों पर इसका असर दिखाई देगा। फिर है पत्ती किनारों से नीली हरी होना शुरू हो जाएगी और अंततः पूरी तरीके से जो है पत्ती वो नीली हरी हो जाती है। फिर है पौधे में जड़ों का विकास ही नहीं होगा। तेज हवा चलने पर पौधा क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तने पर लाल बैंगनी धारियां पड़ जाती हैं। अगला है अगर पोटेशियम की कमी होगी तो क्या होगा पौधे में, सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर असर पड़ेगा। फिर जो है किनारे से पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी और पूरी तरीके से फिर पीली हो जाएंगी। पत्तियों पर उत्तकक्षय के कारण काले धब्बे पड़ जाएंगे और पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देंगी। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, सबसे पहले नई पत्तियों पर असर दिखेगा। ठीक है, मतलब कैल्शियम की अगर कमी है पौधे में तो सबसे पहले नई पत्तियों पर इसका असर दिखाई देगा। फिर है चोटी की कलिका मर जाएगी,
ठीक है, यानी ऊपर वाली जो कली है वो मर जाएगी। फिर मुख्य तने के निचले भाग में शाखाएं समूह में निकलते हैं। मुख्य तने के निचले भाग से शाखाएं समूह में निकलते हैं। फिर है तने से चिपचिपा पदार्थ निकलना दिखाई दे जाता है। फिर है मैग्नीशियम की कमी है पौधे में तो क्या होगा, पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले असर दिखेगा। शिराओं के बीच का जो स्थान है वो पीला पड़ जाएगा और शिराएं जो है वो हरी रहती हैं। फिर है पत्ती पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं। तना सामान्य से चपटा हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर सल्फर की कमी है पौधे में तो क्या होगा, नई पत्तियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, सबसे पहले असर पड़ेगा। नाइट्रोजन के समान पूरी जो पत्ती है वो पीली पड़ जाएगी और पत्ती पर धब्बे नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। फिर है जैविक पदार्थों का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव क्या है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थ का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। पहला, जैविक पदार्थ पानी को मृदा में सुगमता से जाने देता है। इससे क्या होता है, मृदा का कटाव और अपवाह कम होता है। जैविक पदार्थ जो है उसकी वजह से क्या होता है, पानी को मृदा में सुगमता से जाने देता है। ठीक है, दूसरा है जैविक पदार्थ मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा ये अपघटन के कारण के बाद कार्बनिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो खनिज तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। उसके बाद है जैविक पदार्थ जो है पोषक तत्वों का भंडार होता है और पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ताज़ा कार्बनिक पदार्थ केचुआ, चींटी और रोडेंट तथा मृदा जीवाणुओं को भोजन प्रदान करते हैं। ये मृदा में रंध्र युक्त बनते हैं जिससे वायु संचार जो है मृदा के अंदर वायु संचार बड़ी आसानी से हो जाता है, यानी वायु अच्छे से उसमें जा सकती है। खाद के प्रकार, जैविक खाद, गोबर की खाद। ठीक है, जैविक खाद के अंदर कौन कौन सी खाद है, गोबर की खाद, फिर है कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद, मलमूत्र की खाद। और दूसरा टाइप है खाद का यानी फर्टिलाइजर का, उर्वरक या रासायनिक खाद का। इसमें नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेटिक होता है, पोटाश उर्वरक मिश्रण। फिर है अगर हम इसकी तुलना करें तो तुलना में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, जैविक खाद होती है वो तो नेचुरल ही है, तो ये जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेषों से बनती है। जबकि उर्वरक जो है ये कृत्रिम है यानी आर्टिफिशियल है और ये रासायनिक पदार्थों के यौगिक से बनता है। तो दूसरा है इसमें ढेर बनाकर तैयार किया जाता है, खरीदने पर कम मूल्य देना पड़ता है। जबकि सिर्फ कारखानों में बनता है इसलिए इसका जो मूल्य है वो अधिक होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो उर्वरक है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम या फिर पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, फोर्थ है इसका जो प्रयोग है खेत की तैयारी से पूर्व किया जाता है। ठीक है, पूर्व में किया जाता है, मतलब खेत की तैयारी करने से पहले किया जाता है। और उर्वरक का प्रयोग जो है वो बुआई से पूर्व किया जाता है। कब, बुआई से पूर्व किया जाता है, या समय या फिर जो ड्रेसिंग का काम होता है उसके रूप में खड़ी फसल में किया जाता है। ये जो है ये खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में करना पड़ता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में करना पड़ता है क्योंकि उसमें एक निश्चित कर दिया जाता है कि इसमें कौन सा रसायन डला हुआ है। ठीक है, इसमें 1 अथवा 2 से अधिक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। फिर है इसके प्रयोग से मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जबकि इसके उर्वरक के प्रयोग से कोई भी जल धारक क्षमता से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। फिर है जैविक खाद, ये अधिक प्रयोग करने से मृदा फसल पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि नेचुरल है। जबकि फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक जो है अगर अधिक प्रयोग किए जाएंगे तो इसका प्रतिकूल असर मृदा पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैविक खाद का प्रभाव पौधों पर तुरंत नहीं दिखाई देता, मतलब अभी यूज़ किया है जैविक खाद तो अभी ही ग्रोथ हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उर्वरक का प्रभाव क्योंकि केमिकल्स होते हैं तो 1 सप्ताह बाद पौधों पर दिखाई देने लगता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। गोबर की खाद बनाना, इसमें पशुओं का गोबर, मूत्र, पशुशाला का कूड़ा, कचरा, पिछाली, बचा हुआ चारा, ये सब मिलाकर, घर का कूड़ा, ये मिलाकर इसको बना दिया जाता है। ठीक है, गोबर खाद बनाने की विधि 2 विधियां हैं बेसिकली। पहला है खुली जगह पे ढेर बनाकर, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है, चारा कूड़ा भी इसमें मिला दिया जाता है। ढेर खुला होने के कारण सूर्य के प्रकाश से वर्षा पानी मिल जाते हैं, सब चीज़ें मिल जाती है, पोषक तत्वों की हानि होती है, इससे खाद की किस्म अच्छी नहीं होती। तो यह विधि केवल वर्षा के मौसम में ही प्रयोग की जाती है। कौन सी?
खुली जगह में ढेर बनाकर। दूसरा है गड्ढा विधि, ट्रेंच बनाकर, ठीक है। इसमें क्या होता है, गड्ढा तैयार किया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है ऊंचाई की जिसमें बरसात का पानी न जा सके, और गड्ढे का आकार जो है वो पशुओं की संख्या के आधार पर कम ज़्यादा हो सकता है। एक बड़े और अधिक लंबे गड्ढे की अपेक्षा छोटे छोटे गड्ढे बनाना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो गड्ढे छोटे होने चाहिए। सामान्यतः गड्ढे का जो आकार है वो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा उचित है, मतलब इतना सही है। इसके बाद सीमेंट से उसे पक्का करके पक्का कर दिया जाए सबसे अच्छा है, ठीक है। रिसाव नहीं होता, ज़मीन सही रहती है। और फिर पशुओं का गोबर, मूत्र, बिछाली ये सब उसमें भर दिए जाते हैं। 6 सेंटीमीटर जो है मोटी मिट्टी की तह से उसको ढक दिया जाता है और गोबर के सड़ने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, गोबर को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की क्रिया दूसरे गड्ढे में भी कर सकते हैं। लगभग 5-6 महीने लगते हैं, गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाती है। कितना टाइम लगता है, लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं। इसमें औसत रूप से कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 0.5% नाइट्रोजन, ठीक है, 3% फॉस्फोरस, 0.5% पोटाश, ये पाए जाते हैं। अब देखते हैं कंपोस्ट खाद क्या होती है। तो कंपोस्ट खाद वही है, जितनी भी ये सड़ी गली चीज़ें होती हैं, तो पेड़ पौधों के अवशेष, मनुष्यों के मलमूत्र, कंपोस्ट खाद में ये सब चीज़ें आती हैं। ग्रामीण शहरी कूड़े करकट आदि के जीवाणु द्वारा इनको गला सड़ा दिया जाता है। इसकी बहुत सारी विधियां हैं। इंदौर विधि, बेंगलोर में बेंगलोर विधि, फिर है एडको विधि, फिर है एम्प्टीवेटेड कंपोस्ट विधि आदि, ठीक है। वर्तमान विचारधारा के अनुसार गोबर तथा पशुओं के मलमूत्र में कुछ आवश्यक अवयव नहीं होते हैं, अतः कंपोस्ट 2 प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है। फार्म कंपोस्ट, जिसमें क्या किया जाता है, खेत खलिहान से प्राप्त पुआल और घास पात, बाजरा, सरसों, तंबाकू, चना, मटर, ये सब डंठल मिलाकर बनाया जाता है। फिर है टाउन कंपोस्ट, इसमें क्या होता है, शहरों का कूड़ा कचरा, बाजारों का कूड़ा कचरा और सड़कों का, ये सब मिलाकर इसको बनाया जाता है। टाउन मतलब शहर वाला बात हो गई, ठीक है। ये चीज़ें फार्म से मिली तो उसका कंपोस्ट, ये टाउन से मिली तो उसका कंपोस्ट, ठीक है। और जो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई है विधि, इस विधि को मायादास विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, मायादास विधि, इस विधि में क्या होता है कि कंपोस्ट तैयार करने के लिए खेत खलिहान से प्राप्त जो पौधे के अवशेष होते हैं उनको लाया जाता है। 2 गड्ढे तैयार किए जाते हैं जिनमें खाद बना दी जाती है, ठीक है। उसका जो आकार है लगभग 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होता है। पास में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें बड़े गड्ढे से उसका रिलेशन होता है, मतलब संबंध बड़े गड्ढे से होता है। बड़े गड्ढे में पौधों के जो अवशेष हैं, कूड़ा करकट है, वो भर देते हैं और ढेर की ऊंचाई ज़मीन से आधा मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़क दिया जाता है और ढेर के ऊपर 500 ग्राम यूरिया छिड़क दिया जाता है, ठीक है। और इसमें बाकी सारी चीज़ें, गोबर, मिट्टी, ये सब मिलाकर गड्ढे के ऊपर उसको लेप करके बंद कर दिया जाता है। तो क्या है, पास में बने छोटे गड्ढे में कूड़ा करकट नहीं भरते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि बड़े वाले गड्ढे में भरे हुए कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने के लिए एल्केलाइड्स की आवश्यकता होती है। छोटे गड्ढे का संबंध बड़े से एक पतली नाली के थ्रू कराया जाता है, ठीक है, जो जीवाणुओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है और उनकी जीवित रहने में हेल्प करता है। फलस्वरूप खाद समय से तैयार हो जाती है और इस विधि से कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे किस चीज़ की बचत होती है, किसान के मेहनत की और पैसे की, दोनों की ही बचत होती है, ठीक है। फिर है मलमूत्र की खाद या विष्ठा की खाद, नाइट सॉइल। ये मानव के मलमूत्र से बनाई जाती है और भारत में इसका प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि उसको एकत्र करके उपचरित करना काफ़ी कठिन हो जाता है और दुर्गंध भी इससे बहुत आती है, तो ये यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। फिर है चीन और जापान में मलमूत्र की खाद बहुत प्रयोग में लाई जाती है। विष्ठा की खाद तैयार करना, विष्ठा को सीधे गड्ढों में क्यारियों में फैला दिया जाता है और फिर उसको राख या मिट्टी से ढककर सूखने देते हैं। वह 8-10 दिनों में सूख जाती है और यदि गड्ढे में एक विष्ठा और एक मिट्टी की परत लगाकर उसको भर देते हैं और 6 से 8 महीने उसमें लग जाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, विष्ठा चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण में नाइट्रोजन 1.5%,
फॉस्फोरस 12%, पोटाश 0.07% होता है। ठीक है, हरी खाद का आपको पता ही है, वर्णित विधियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जैसे ऊपर दिखाया गया है। ऊपर बनने वाली जो विधियां हैं ऐसी नहीं है हरी खाद। इसमें क्या है, खेत में सनई, ढेंचा, उड़द, मूंग और लोबिया, ये सब फसलों की जुताई करके देखा होगा। और इन सब चीज़ों के लिए भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हरी अवस्था में फसलों की भूमि में दवा देने, हरी अवस्था में ही फसलों को भूमि में दवा देने से सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उसका क्या हो जाता है, विघटन, जो कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपलब्ध होकर बहुत ज़्यादा फायदा करता है पौधों को। तो हरे पौधे या इनके अवशेषों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाना ही क्या है, हरी खाद। ठीक है, मतलब हरी ही है, उसको दबा दिया गया है तो वो काफ़ी फायदा उसको देती है। ठीक है, फिर है हरी खाद बनाने की विधि क्या है। पहली विधि है खेत में फसल उगाकर उसी में जोत देना, और दूसरा है उगाए गए स्थान से दूर खेत में हरी खाद बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेड़ों की जो हरी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, एकत्रित करके खेत में दबा दी जाती हैं। ठीक है, जहाँ जल का अभाव होता है ऐसे एरिया में ये किया जाता है। और अगर पहला देखें तो खेत में फसल उगाकर, इसमें क्या होता है कि खेत में खाद देनी होती है, तो लगभग 1 माह पश्चात खेत में ही पाटा लगाकर फसल को गिरा देते हैं, और जिसमें क्या होता है, हल से जुताई उसकी कर देते हैं और हरे पौधे मिट्टी में दब जाते हैं। कुछ दिनों बाद सल गड़कर वही खाद बन जाते हैं। दूसरा है कि उगाए गए स्थान से दूर हरी खाद। ठीक है, ये ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पर जल की कमी होती है। जंगलों से प्राप्त या सड़कों किनारे होगी जो खरपतवार है, उनका भी प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। खली की खाद और गोबर के संयंत्र, खली की खाद यानी इसको क्या कहते हैं, तिलहनी जो फसल है उनके बीजों को कोल्हू में पेराई करने के बाद तेल के अतिरिक्त जो भी चीज़ें बच जाती हैं, अवशेष बच जाते हैं, उसको खली कहा जाता है, और हम खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं खली की खाद। ठीक है, तो खलियों का प्रयोग करके उनको बारीक पीसना होता है और उसमें समान रूप से उसको बखेरा जाता है। फसल की बुआई में 2-3 सप्ताह पहले खेत में इसको डालकर छोड़ दिया जाता है और जुताई करके मिला दिया जाता है। खलियों का प्रयोग करना ही तो होता है खली खाद। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्याप्त नमी उसमें आ जाती है और सड़ाव पूर्ण रूप से नहीं होता। इसलिए जिन खलियों का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट, कि खलियों का प्रयोग किया जाता है, बताओ कौन कौन सी फसलें वो, नीम, महुआ और अलसी। फिर गोबर गैस संयंत्र, उसके लाभ आपको बहुत अच्छे से पता ही है। ठीक है, घर पे जो गैस भोजन पकाने के लिए प्रयोग की जाती है वह पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होती है। इसी तरह गोबर गैस भी द्वारा भी गैस प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये देखिए जरा गोबर गैस संयंत्र। ठीक है, ये रहा गोबर गैस संयंत्र। ठीक है, सीमेंट का बना हुआ होता है टैंक। ताजे गोबर को घोलकर लुगदी बनाकर उसमें डाल दिया जाता है, और इसके बाद क्या होता है, गोबर का विघटन होता है और फिर कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस। तो गोबर गैस संयंत्र में आपको ध्यान रखना है कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस। ठीक है, पाइप द्वारा एकत्र इसको कर लिया जाता है और फिर बाद में इसको गोबर गैस के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग है गोबर गैस संयंत्र से क्या क्या लाभ हैं ये आपको अच्छे से पता ही है। भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में, ठीक है, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस प्राप्त होती है। फिर है दूसरा, गैस का उपयोग गैस लैंप प्रकाश के लिए किया जा सकता है, और गोबर की खाद गाद प्राप्त होती है संयंत्र से। इस गाद में सामान्य गोबर की खाद से कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, इसका अर्थ है केचुए से तैयार खाद। ठीक है, केचुए कूड़ा करकट, फलों और सब्जियों से अवशिष्ट फसलों के अवशेष, इन सबको आहार के रूप में लेकर जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए छायादार ऊंचे स्थान पर एक गड्ढा खोदा जाता है 60 से 90 सेंटीमीटर गहरा। ठीक है, और उसके नीचे ईंट बिछा जाती है और 3 से 5 सेंटीमीटर बालू, फिर दोमट मिट्टी बिछाते हैं और पानी का हल्का छिड़काव किया जाता है। गोबर डालकर केचुए को उसमें छोड़ दिया जाता है और 20 से 25 दिन के अंदर
उचित नमी बनाए रखते हैं वो। और 26वें दिन यानी 26वें दिन घरेलू कूड़ा कचरा आदि डालकर गड्ढे को पूरा भर दिया जाता है। और इसका जो प्रॉपर टाइमिंग है कंपोस्ट तैयार होने की वो है 3 महीने। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो कितने महीने में हो जाएगा, हो जाएगा पूरे 3 महीने में। ठीक है, फिर है बिछाली। बिछाली देख लेते हैं। पशु के नीचे बिछाई जाने वाली वनस्पतिक सामग्री को बिछाली कहा जाता है। यह पशु के मूत्र को अवशोषित करती रहती है और गोबर भी इससे मिश्रित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेष में शुद्ध यूरिया। ये भी कुछ चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसको भी कवर किया है। शुद्ध यूरिया ये सफ़ेद चमकदार लगभग समान आकार के गोल दाने होते हैं। पानी में पूर्णतः घुलनशील और घोल छूने पर शीतलता की अनुभूति होती है। ठंडा होता है, ठंडा गर्म तवे पर रखने से पिघल जाती है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता। दूसरा है शुद्ध डीएपी। ठीक है, तो यहाँ पर डीएपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो ये है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, सख्त दानेदार होते हैं, भूरा काला बादामी रंग का, नाखूनों से नहीं छूट पाता आसानी से। डीएपी के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह चूर्ण मिलाकर मलने पर तीक्ष्ण गंध यानी बहुत तेज गंध आती है और उसको सूंघ भी हम नहीं सकते हैं। तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं। थर्ड है यहाँ पर शुद्ध जिंक सल्फेट। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार शुद्ध जिंक के बारे में। तो जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट मिलावटी रसायन है और भौतिक रूप से समानता के कारण नकली असली की पहचान कठिन हो जाती है। तो डीएपी जो है उसके घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने से थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता। जिंक सल्फेट के घोल में पतला कास्टिक पोटाश घोल मिला दें तो सफ़ेद मटमैला चावल के मांड जैसा अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट ही है। ठीक है, एमओपी। एमओपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन के रूप में, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश ये है। यह सफ़ेद कण का होता है, जैसे पिसा नमक लाल मिर्च जैसा मिश्रण। ये कण जो है नम करने पर आपस में चिपकते नहीं है, तो पानी में घोलने पर उर्वरक का जो लाल भाग है वो पानी में ऊपर तैरता है। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए।